नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्पीकर, जिसे हम कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। और यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इसको समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, कई बार मैंने ये चीज़ कही है कि किसी भी संस्था के बारे में जब आप इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ने जाएं तो उसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? उसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसकी उत्पत्ति, उसकी ओरिजिन को समझा जाए, उसकी हिस्ट्री, अतीत में उसका विकास क्रम क्या रहा है, इसको समझें तो हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है। तो हम देखते हैं कि जो स्पीकर की पोस्ट है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसका इतिहास क्या रहा है, बैकग्राउंड क्या है इसका। तो आपको याद होगा कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ अभी ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने हैं और भारत के लोग बड़े खुश हैं कि भारतीय मूल का एक प्रधानमंत्री वहाँ बना है। लेकिन इस ब्रिटेन ने कभी हमको 200 साल तक, लगभग 200 साल तक हमें गुलाम बनाए रखा। लेकिन वो एक अलग कहानी है। ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले क्या हुआ? पार्लियामेंट आई। पार्लियामेंट के वीडियो में मैंने इस चीज़ को आपको डिटेल में बताया है। पार्लियामेंट है, और ये जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन की, इट इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स। इसको सभी संसदों की माँ कहा जाता है, जननी कहा जाता है, क्योंकि आगे के जितने संसद आए उसके लिए यह मॉडल थी, आदर्श थी। तो जाहिर सी बात है कि यह द्विसदनात्मक थी, यानी वहाँ भी जनता के लिए एक सदन था और विशेष लोगों के लिए, जिसमें लॉर्ड्स और बड़े बड़े जो रॉयल फैमिली से जुड़े हुए या बड़े बड़े धनिक लोग थे, पादरी थे, उनको स्थान दिया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि जो स्पीकर, क्योंकि पार्लियामेंट से बाहर आप स्पीकर को सोच नहीं सकते, तो जब पार्लियामेंट ब्रिटेन में आ रही है तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा? यह स्पीकर का पोस्ट भी कहाँ आएगा? सबसे पहले ब्रिटेन में ही आएगा। तो यह तो एक एक्सटर्नल हिस्ट्री हो गई, बाहरी इतिहास हो गया, भारत के बाहर का इतिहास। अब भारत में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? क्योंकि अंग्रेजों के समय हमने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश की उनके मॉडल के हिसाब से, और आज़ादी के बाद हमने जो मॉडल अपनाया उस पर ब्रिटेन का बहुत बड़ा असर है। तो यहाँ के विकास को देखते हैं, और इसके लिए आपको सबसे पहले 1919 में जाना होगा, जब क्या आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारत शासन अधिनियम, ये आया था। और द्विसदनात्मक हमारे यहाँ व्यवस्थापिका की व्यवस्था हुई थी, और उसमें जो जनता के लिए सदन था, और जिसको आज हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जानते हैं, तो यहाँ 2 पोस्ट क्रिएट की गई थी। लेकिन उसे तब स्पीकर नहीं कहा गया, उसको कहा गया प्रेसिडेंट, और दूसरा जो था वह था वाइस प्रेसिडेंट या डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो 1919 में तो ये था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1935 आया, 1935 का वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये आया। और इसने क्या किया कि प्रेसिडेंट के पोस्ट को, जो वर्तमान नाम है, उसमें चेंज किया। यानी जो प्रेसिडेंट था उसे कह दिया गया स्पीकर, और जो वाइस प्रेसिडेंट था उसे कह दिया गया डिप्टी स्पीकर, यानी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लेकिन एक और जानकारी आपको चाहिए
कि नाम तो आ गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कब? 1935 में। ये नामकरण कहाँ हो रहा है? 1935 में हो रहा है। लेकिन इसका जो एक पार्ट था जिसमें संघात्मक शासन की कल्पना की गई थी, वह लागू नहीं हुआ। तो सच पूछिए तो ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नाम ही चलता रहा कब तक? आज़ादी के पहले तक। ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का की जो शब्दावली थी, टर्मिनोलॉजी थी, उसको एडाप्ट नहीं किया जा सका और आज़ाद भारत तक ये नाम क्या हुआ? चलता रहा। लेकिन आज़ादी से पहले संविधान निर्माण के लिए आप जानते हैं एक और स्टेज आया 1946, जब क्या बनी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, यानी संविधान सभा बनी। और यह संविधान सभा, जैसा कि आप जानते हैं, ये क्या थी? एक प्रकार से प्रोविजनल, अस्थायी संसद भी थी। और जब संसद थी तो इसमें क्या चाहिए? स्पीकर चाहिए। और उस समय 46 में जीवी मावलंकर साहब क्या बने? हमारे स्पीकर बने। और आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ और 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, प्रथम आम चुनाव हुआ, और उसके बाद जो लोकसभा बनी तो उसमें भी यही जीवी मावलंकर साहब क्या बने? स्पीकर बने। और अनंत शयनम आयंगर साहब थे, उनको डिप्टी स्पीकर बनाएगा। तो ये क्या था? एक हिस्ट्री थी। अब चूंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, तो केवल हिस्ट्री से तो हमारा काम चलेगा नहीं। हमें जो वर्तमान व्यवस्था है स्पीकर को लेकर के कहाँ? हमारे संविधान में, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि संविधान में स्पीकर की व्यवस्था, दो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वह पार्ट कौन सा है, भाग किस भाग में। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान मूल रूप से 22 भागों में बटा हुआ है। तो इसका जो 5th पार्ट है उसमें चौथे के बाद, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाद 5वें में क्या है? स्पीकर की व्यवस्था है। और उसमें भी अध्याय कौन सा है? 2 है। तो भाग 5 अध्याय 2। एक सवाल तो ये हो सकता है, अमूमन ये कम पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है कि किस पार्ट में है। तो आपको रिमेंबर करना होगा कि इट इज इन पार्ट 5th। एंड सेकेंड थिंग कि पूछा जा सकता है कि आर्टिकल कौन सी है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। तो अनुच्छेद शुरू होता है स्पीकर का 93 से और पहुंचता कहाँ है? 97 तक। यह पहला आर्टिकल है जहां दोनों की चर्चा एक साथ, ध्यान रखिएगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के पद की व्यवस्था, उसके बारे में जो भी कहा गया है साथ साथ कहा गया है। एंड इट इज इन आर्टिकल 93। तो कोई पूछे कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को कहां डिस्क्राइब किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 93 और पार्ट 5। यहां क्या है 97 में? ये उसके वेतन और भत्ते हैं। यद्यपि ये जो सेक्शन है खत्म होता है कहाँ? ये खत्म होता है 98 पे, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सचिवालय, सेक्रेटेरिएट की बात की गई है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं 93 से 98 तक। लेकिन उपाध्यक्ष और
अध्यक्ष की जो बात है लोकसभा की, वह 93 से 97 के बीच में है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट हो गया। अब सवाल ये है कि यह जो पोस्ट है, क्योंकि जो चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन होता है, तो उसमें एमपी चुने जाते हैं, न कि स्पीकर। बाद में प्राइम मिनिस्टर का भी सीधा चुनाव नहीं होता, जो एमपी चुने जाते हैं वो मिल करके और चूज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ दूसरी बात आती है कि स्पीकर का चुनाव कैसे होता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हो सकता है आपने इस पर गौर किया हो, और मैं बार बार कहता हूँ कि संविधान को पढ़ते वक्त संविधान की शब्दावली पे आपको फोकस करना होगा, क्योंकि संविधान की शब्दावली को आप बदल नहीं सकते। हम इलेक्शन और चुनाव की चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब आप देखेंगे 93 को पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ अंग्रेजी में कौन सा शब्द है? चूज, चयन की बात है। चूज इलेक्शन शब्द नहीं है, चूज करने की बात है। और 93 ये कहता है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों में से, एक लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा लोकसभा के उपाध्यक्ष को चूज करेगी एज सून एज मे बी पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके वह अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को क्या करेगी? चूज करेगी। पहली चीज। दूसरी चीज कि अमूमन जो परंपरा रही है कि जो सत्ता पक्ष है, चाहे वह एक पार्टी के रूप में है और चाहे वह कोलिशन के गठबंधन के रूप में है, उसको स्पीकर का पद दिया जाता है, और जो विपक्ष है अमूमन उसको क्या दिया जाता है? उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है। यह एक परंपरा है। ध्यान रखिए, जब हम ये कहते हैं कि इट्स अ ट्रेडिशन, यह परंपरा है, इट मीन्स यह कानून या संविधान में लिखा हुआ नहीं है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं और आप इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि कितनी मेजॉरिटी में सत्ता पक्ष वाले हैं और उनकी नीयत क्या है, उस परंपरा को जारी रखना चाहते हैं कि जारी रखना नहीं चाहते। तो ये उनके चयन की बात हो गई। अब चयन के साथ एक दूसरी चीज आती है कि जब चयन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी की भी बात होगी। पद रिक्तता की बात होगी। तो स्पीकर जैसे भी है चुन लिया गया, चूज कर लिया गया। इलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन कोशिश होती है कि सर्वसम्मत से हो जाए। तो वो पद खाली कैसे हो सकता है? तो संविधान ये कहता है कि ही आर सी सीजेस टू बी एन एमपी, यानी वह एमपी न रहे। अब इसको समझिए, जब तक वह एमपी नहीं होगा वह स्पीकर बनेगा नहीं। लेकिन बनने के बाद हम कह रहे हैं कि वह एमपी न रहे, तो कैसे एमपी नहीं रहेगा? एमपी था तभी तो हमने स्पीकर बनाया उसको। हो सकता है ऐसा, हो सकता है कि उसके चुनाव को लेकर के कोई रिट दायर हो सकता है कि एफिडेविट भरने में उसने कोई गलती की हो, कोई तथ्य उसने छुपाया हो। तो टेक्निकल आधार पे उसका जो निर्वाचन है वो कैंसिल हो जाएगा, तब वो एमपी नहीं रहेगा। और जब वो एमपी नहीं रहेगा तो वह स्पीकर के रूप में कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये तो एक टेक्निकल बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मान लो आपको स्पीकर बना दिया गया, पहली बार आप स्पीकर बने,
जैसे आजकल हमारे ओम बिरला साहब हैं राजस्थान के, और राजस्थान के लोग बड़े प्राउड फील कर सकते हैं कि स्पीकर इज़ फ्रॉम आवर स्टेट राजस्थान, दैट इज़ राजस्थान। तो लेकिन आपको बनाया गया और आपको लगा कि नहीं, ये लोकसभा को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं, तो आपने कहा नहीं, हम तो एमपी के रूप में ठीक हैं, हम स्पीकर नहीं रहेंगे। देन व्हाट कैन यू डू? यू कैन रिजाइन। आप क्या कर सकते हैं? रिजाइन कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। दूसरी चीज, लेकिन यहां एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्पीकर त्यागपत्र देने का निर्णय करेगा तो देगा किसको? तो मैं फिर आपको कहूं कि सब कुछ रटा नहीं जा सकता, समझने की चीजें, लेकिन कुछ चीजें तो याद करनी पड़ती है। और यदि आप कुछ कोडिंग कर लें अपने दिमाग में, इसको किसी सिमिलरिटी के साथ या डिससिमिलरिटी के साथ को रिलेट कर पाएँ, संबंध जोड़ पाएँ, तो ये आसान हो जाता है इसको याद रखना। जैसे आपको याद होगा जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। इन द सेम वे जो स्पीकर है वह किसे त्यागपत्र देगा? डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को, उपाध्यक्ष को, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसको त्यागपत्र देगा, और जो उपाध्यक्ष है उसको यदि त्यागपत्र देने की बात आई तो किसको देगा? वह अध्यक्ष को देगा। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दोनों एक दूसरे को आपस में अपना त्यागपत्र देंगे। तीसरी चीज ये हुई कि वह खुद नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर के लोकसभा के जो मेंबर हैं वे खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, और वो अब चाह रहे हैं कि इस व्यक्ति को स्पीकर के पोस्ट से हटाया जाए। तो जो संस्था स्पीकर को, किसी एमपी को स्पीकर बनाती है, जाहिर सी बात है वही संस्था उसको स्पीकर के पोस्ट से हटा सकेगी। और कौन बनाता है? लोकसभा, क्योंकि ये लोकसभा का मामला है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा के सदस्य नहीं कर सकते। वैसे ही राज्यसभा के उपाध्यक्ष, जो उपसभापति होता है, उसका चयन हमारे लोकसभा के मेंबर नहीं कर सकते। तो तीसरा ये हो सकता है रिमूवल, यानी पद से हटाना, पद से हटाना। लोकसभा चाहे तो जिस व्यक्ति को उसने स्पीकर बनाया है उस व्यक्ति को वह पद से हटा सकती है, और यह सब कुछ कहाँ है? आर्टिकल 94 में।